एक तरफ पाकिस्तान से निपट रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर जो खेल चल रहा है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, उसे नरेंद्र मोदी ध्वस्त कर रहे हैं। और इन सब पर अभी काम चल ही रहा है कि इधर देश में इंडी वालों ने अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। ऐसा गजब कर रखा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, पीएम के घर में घुस जाएंगे, भीड़ घुसा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी काम कर ले, शायद वो भारत के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जिनकी चुनौतियां ही खत्म नहीं होती बॉस। उनका टेस्ट ही खत्म नहीं होता। वो एक पेपर खत्म करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पेपर आ जाता है। एक फाइल निपटाते हैं तो दूसरी फाइल टेबल पर आकर रहती है। इतने मोर्चे खुले हुए हैं कि आप सोचिए क्या ही गजब चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान से निपट रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर जो खेल चल रहा है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, उसे नरेंद्र मोदी ध्वस्त कर रहे हैं। और इन सब पर अभी काम चल ही रहा है कि इधर देश में इंडी वालों ने अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। ऐसा गजब कर रखा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, पीएम के घर में घुस जाएंगे, भीड़ घुसा देंगे। कोई सड़कों पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है, कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, कोई एनआरसी का नाम लेकर भड़काने में जुट गया कि मोदी बैकडोर से एनआरसी ले आए जी। एक के बाद एक मोर्चे नरेंद्र मोदी के सामने खुलते जा रहे हैं। वो एक निपटाते हैं, दूसरा खुलता है, दूसरा निपटाते हैं, तीसरा खुलता है। आप देखिए दिल्ली से लेकर यूपी, बंगाल और बिहार तक क्या ही हो रहा है कि बिहार में वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वहां चुनाव होने। बंगाल में एनआरसी का नाम लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट चुनाव वहां होना है। यूपी में जातीय संघर्ष को हवा दी जा रही है, क्योंकि 2027 दूर नहीं है। पहले ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई को सुलझाया गया, अब एक और मामले में हिंसा भड़काई गई है। और इधर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर गरीबों को भड़काया जा रहा है, सीधे प्रधानमंत्री के घर में घुसने जैसी धमकियां दी जा रही, क्योंकि पंजाब में बाईपोल की एक सीट जीते ही केजरीवाल को लगने लगा है कि दिल्ली में वापसी हो सकती है। यानी दिल्ली हो या यूपी या बिहार, हर जगह भड़काऊ बयानबाजी चल रही है, भीड़ को उकसाने का काम चल रहा है, कभी वक्फ के नाम पर, कभी वोटर लिस्ट के नाम पर, कभी बुलडोजर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। गजब बोल रहे हैं भाई ये लोग। मतलब नफरत फैले, पूरा इनका प्राइम फोकस ये लगता है, और टारगेट नरेंद्र मोदी को कर लिया। बिहार में कैसे वक्फ कानून पर बवाल मच गया है और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, यूपी में कौन योगी की परेशानियां बढ़ा रहा है, दिल्ली में किसने प्रधानमंत्री के घर में घुसने की धमकी दे दी, आज सब विस्तार से बताऊंगा। इस वक्त इंडी गठबंधन सबसे ज्यादा परेशान है बिहार और बंगाल को लेकर, क्योंकि बिहार में तो अगले कुछ महीने में चुनाव है, बंगाल में अगले साल चुनाव है। बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनके हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा तो छीन लिया। इसलिए अब बिहार में दूसरे मुद्दों को हवा दी जा रही है, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार चुनाव में माहौल बनाया जा सके। जैसे एक मुद्दा वोटर लिस्ट का उठाया गया, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच करवा रहा है, लेकिन इसे इंडी गठबंधन ने मुद्दा बना लिया। यहां तक कि ममता बनर्जी, जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, वो भी मुद्दे में कूद गई। ममता बनर्जी की बात तो आगे करूंगा, पहले देखिए कि बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के साथ साथ एक मुद्दा वक्फ कानून का भी ले आए भाई लोग। वक्फ कानून के विरोध में इंडी गठबंधन ने पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया। वहां मुसलमानों की बड़ी भीड़ जुटा ली और पीएम मोदी को चैलेंज करने लगे। इसमें आरजेडी सबसे आगे थी, क्योंकि आरजेडी का पूरा सियासी समीकरण ही एमवाई मुस्लिम यादव के वोट बैंक पर टिका हुआ है। सुनिए मुसलमानों की भीड़ के सामने तेजस्वी ने वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी को क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे लालू की पार्टी आरजेडी खुद इस मुद्दे पर गिर गई। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाने फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। मुसलमानों की भारी भरकम भीड़ जुटा के तेजस्वी यादव कह रहे ये देश किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बॉस, ये किसी के बाप का नहीं है, ये संविधान से चलेगा और उसी संविधान के तहत कानून बना है संसद के अंदर। तो वोट के नाम पर किसी के बाप का कानून नहीं है कि इसको उड़ा के कोई भी कूड़ेदान में फेंक देगा। यह सब पे लागू होता है बॉस।
संसद से पास कानून को तेजस्वी यादव कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसी बयान पर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताकर तेजस्वी के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी फंसा दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ना संसद को मानता है, ना जुडिशरी को मानता है। वोट बैंक की चाहत में इनका समाजवाद नमाजवाद में तब्दील हो गया है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बिहार में इंडी गठबंधन ने वक्फ बचाओ संविधान रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इस रैली का आयोजन जिस संगठन ने किया वो इमारत शरिया नामक एक मुस्लिम संगठन। यह संगठन बिहार, ओडिशा और झारखंड में सक्रिय है। इसलिए इस आयोजन को लेकर बीजेपी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी को घेर लिया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के मंच से अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने पूछा कि क्या इंडी गठबंधन बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहा है क्या? सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताता हूं कि वक्फ कानून का विरोध करके आरजेडी फंसी कैसे। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। वक्फ कानून पर पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन ने कल जो माहौल बनाया था उसे आज बीजेपी पंचर कर रही थी। बीजेपी ने बता दिया कि वक्फ के आंसू गरीब मुसलमान के लिए नहीं निकल रहे, बल्कि उन ताकतवर मुल्ला मौलवियों के लिए निकल रहे हैं जिन्होंने जमीनें हड़पी हुई। और ऐसी ही बातें खुद लालू यादव कह चुके हैं। साल 2010 में यूपीए के वक्फ संशोधन कानून पर बोलते हुए लालू यादव खुद मानते थे कि वक्फ की जमीन पर अनाप शनाप कब्जा हो रखा है और यह कब्जा खुद वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आज वोट चाहिए तो वही आरजेडी वक्फ कानून में सुधार का विरोध कर रही है, कह रही कि हम आएंगे सत्ता में तो कूड़ेदान में डाल देंगे। सुनिए लालू यादव, तेजस्वी यादव के पप्पा कैसे वक्फ की जमीन पर चल रहे लूट के खेल को एक्सपोज कर रहे थे। सुनिए एक बार। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन बेलेबल इसको नहीं बनाइएगा, तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। ये तेजस्वी यादव के पापा जी हैं, संसद में खड़े होकर बता रहे थे कि कैसे वक्फ की जमीन को पटना में कब्जा किया हुआ है और कानून में सजा का प्रावधान कीजिए ताकि ये सब रुके। तो मुसलमानों को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने वाला कानून क्यों वो डस्टबिन में फेंकना चाहते हैं। जब लालू यादव यूपीए सरकार में थे तब वो वक्फ कानून में सुधार पर जोर दे रहे थे।
अब जब नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे जमीन की लूट रुके और गरीब मुसलमानों का फायदा हो, तो लालू यादव की पार्टी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। दरअसल आरजेडी के निशाने पर मुस्लिम वोट है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आप अगर खुद देखिएगा कि बिहार में स्थिति क्या है, जरा इसको आप देखिए। बिहार के अंदर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम आबादी वो करीब करीब जो है वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास है, 17.7%। ठीक है, और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट, 50% प्लस आबादी वाली मुस्लिम सीट, अगर आप इसको देखिएगा तो यह है करीब करीब 47 सीट ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है बिहार। और 40% प्लस वाली कितनी है भाई? 11 सीट है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो 58 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में। इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट अगर आप देखिएगा 2020 के चुनाव में कितने मिले थे भाई? इंडी वालों को 2020 में मिले थे 76% मुसलमानों के वोट, और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिएगा तो यह और बढ़ के 87% पहुंच गया। तो भाई जब उनको बल्क में मुसलमान का वोट मिल रहा है तो वो तो कहेंगे ही कि हम वक्फ कानून उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। ये तो मुसलमान को सोचना है कि आपके हक की चीज कोई उठा के क्यों कूड़ेदान में डाल रहा है। यानी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को भर भर के मुस्लिम वोट मिले, और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इंडी गठबंधन की धर्म की राजनीति का जिक्र किया, तेजस्वी भड़क गए, वो जाति का कार्ड खेलने लगे। यहां तक कहने लगे कि बीजेपी ने तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि उनके पिता इमरजेंसी में जेल गए थे। सुनिए बीजेपी के पलटवार पर तेजस्वी ने क्या जवाब दिया। लेकिन ये भाजपा वाला बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है, और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथावाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पिता लालू यादव इमरजेंसी में जेल गए थे, लेकिन आप यह भी देखिए कि जो लोग इमरजेंसी में जेल गए थे वही लोग आज उस कांग्रेस के साथ हैं जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन अब ये सब इमरजेंसी भूल गए, क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता दिखती है और नरेंद्र मोदी का विरोध दिखता है। नरेंद्र मोदी के विरोध में ये इस हद तक चले गए कि वक्फ बचाओ रैली कर रहे हैं और वहां पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो सीधे कुर्बानी की बातें करने लगे। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बिहार में वोटर लिस्ट के मामले में नया ट्विस्ट क्या आ गया है। मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसका इतिहास हजरत हुसैन का हो। नहीं पता, कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। दरअसल इन पार्टियों का भरोसा यह है कि मुसलमान बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर ऐसी बातों पर जोर शोर से ताली बजाकर इनके लिए भर भर के वोट कर देगा। लेकिन वो हिंदू और दूसरे धर्म के लोग जिनकी जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया जाता है, वो भी इनको वोट देंगे, क्योंकि वो हिंदू जो है वो कभी कंसोलिडेटेड वोट तो करेगा नहीं। ये इनके भरोसे की वजह है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको इस बात का डर नहीं है कि मैं इस तरह से गलत चीज में वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने की बातें करूंगा तो हिंदू वोट मुझसे छिटक जाएगा। वहां तो जाति के नाम पे बांट देंगे, ले लेंगे।
आप देखिए बिहार में मुसलमानों का वोट, वो मुस्लिम वोटों का जो खेल है वो किस कदर चल रहा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में इंडी गठबंधन से मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को यह डर दिखा रहे हैं कि हाथ मिला लो नहीं तो मुस्लिम वोट कटेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। बिहार में वक्फ कानून के साथ साथ इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में रिवीजन के मुद्दे को भी पकड़ लिया। इस मुद्दे को सबसे पहले ममता बनर्जी ने उठाया और बंगाल में बैकडोर से एनआरसी लागू करने का माहौल बन रहा है, ऐसी बातें कह दी। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे एनआरसी लागू करने की साजिश बता दिया। आरजेडी भी इस मुद्दे पर माहौल बना रही है कि मोदी शाह जो है वो बैकडोर से चुनाव आयोग के माध्यम से एनआरसी ले आए। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया। आरजेडी का आरोप है कि चुनावी हार की बौखलाहट में बीजेपी अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रही है। एक बार तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपको बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे का सच क्या है, क्या वाकई बैकडोर से एनआरसी आ गई है, सारे फैक्ट्स बताता हूं। हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग के एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है कि मानो चुनाव आयोग चोरी छिपे सरकार के कहने पर कोई ऐसा काम कर रहा है जो इस देश में कभी नहीं हुआ और जो उसे कभी करना भी नहीं चाहिए और शायद उसके पास पावर भी ना। लेकिन इस पूरे विवाद का सच क्या है आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल चुनाव आयोग के पास यह पूरी ताकत है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सके और उसे दुरुस्त करने के लिए अभियान चला सके। इलेक्शन कमीशन के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की पावर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के तहत और संविधान के आर्टिकल 326 के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 326 कहता है कि सिर्फ वो व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और जो भारतीय नागरिक है सिर्फ वही वोट डाल सकता है और सही वोटर कौन है इसको जांचने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो बहुत जो अधिकार संविधान दे रहा है ये लोग छीन लेंगे क्या? दूसरी बात, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि बिहार में ऊपर से नीचे तक वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। ऐसा अभियान साल 2003 में भी चलाया जा चुका है और चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 22 साल हो गए, क्या ठीक से लिस्ट नहीं बननी चाहिए? इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साल में ऐसी ड्राइव्स होती रही हैं। आप यह भी समझिए कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन कर क्यों रहा है? पिछले 22 साल में वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वोटर लिस्ट में बहुत नाम जोड़े और हटाए गए, बहुत तेजी से शहरीकरण और पलायन हुआ। इतने सालों में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनका 2-2 जगह रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उनकी एक से ज्यादा एंट्री है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इसको ठीक से बना लेते हैं। दिक्कत क्या है? 1950 से लेकर अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है और बिहार में खुद लास्ट 2003 में हुआ है। तो इसमें इतना हंगामे की बात क्या है भाई? और चुनाव आयोग को लेकर इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग तो मनमाने तरीके से काम कर रहा है। चुनाव से 3-4 महीने पहले ही क्या ऐसा अभियान क्यों चला रहा है, जबकि सच यह कि वोटर लिस्ट में रिवीजन के लिए तय नियम है। नियम के मुताबिक जैसे ही वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान होता है वैसे ही चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी जानकारी देता है और उनका सहयोग मांगता है। चुनाव आयोग हर पार्टी से हर पोलिंग स्टेशन के लिए बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करने के लिए कहता है। ये बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति होती है तो वो चुनाव आयोग से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 अगस्त 2025 को नए इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट आएगा और 1 अगस्त से 1 सितंबर पूरे 1 महीने तक सारी पॉलिटिकल पार्टी और आम नागरिकों को मौका दिया जाएगा कि अगर कोई छूट गया है या ड्राफ्ट में कोई कमी है तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को यानी ड्राफ्ट आने के 2 महीने बाद फाइनल वोटर लिस्ट आने जा रही है। हर चीज हर पॉलिटिकल पार्टी को पता होगी। उनका बूथ लेवल एजेंट बूथ लेवल ऑफिसर के साथ जा के हर जगह देखेगा क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी बॉस? और इनका ही वोटर कैसे गायब हो जाएगा लिस्ट से? इनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? बीजेपी का क्यों नहीं गायब हो जाएगा? बीजेपी को पता है कि कौन हमको वोट देता है कौन नहीं देता है।